नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे मैथ के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिनमें अलग अलग कंसेप्ट है और इन कंसेप्ट को जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे ये रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने कंसेप्ट को पुश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। इसमें लिखा होगा 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 प्लस इंटू 10, ऐसे करके ऐसे गया होगा और लास्ट ये फाइनली जो इंड हो गया होगा ना, तो ये इंड हो गया होगा आपका 42 इंटू 44 इंटू 46। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ओके। तो देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को समझ लो, देख लो कि इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप एक बार खुद टाई भी कर सकते हो। टाई करने के बाद मैं उस कंसेप्ट को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आप देख रहे हो कि पहले टर्म में 3 लोग हैं, यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग। ऐसे करके कितनी बार गया होगा तो आप चेक कर सकते हो। आगे 2 है और लास्ट वाले में क्या है 42। दैट मीन्स ये 21 बार गया होगा, 21 बार गया होगा, बोल सकते हैं 21 बार ऐसा होगा। ठीक है, 21 बार ऐसा हुआ होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। ठीक है, 21 बार हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए जनरल टर्म के बारे में। ठीक है, तो जनरल टर्म में क्या होता है कि ये जो लुक है ना, ये 2n टाइप का लुक है या 2x टाइप का लुक बोल सकते हो, क्योंकि सभी इवन नंबर है। आप देख लो 2 भी इवन है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है, 8 है। और आप देख भी रहे हो कि 4 जो यहाँ पर लिखा है उसको आगे हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर 6 8 जो यहाँ पर लिखा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसा ही लॉजिकली ये चला है। ठीक है, तो पहला टर्म 2n है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हो 2n प्लस 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 2n प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हम जनरल टर्म पकड़ रहे हैं। जनरल टर्म मतलब सामान्य टर्म, वो सबके लिए डिफाइन करता है। ठीक है, तो 2n इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ये एक जनरल टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब जनरल टर्म तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि समेशन, अब थोड़ा बड़ा अगर आइडिया होगा तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर यानी n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। जैसे n नेचुरल नंबर उनका सम के लिए फार्मूला आप पढ़े होंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, ऐसे करके आप बहुत से फार्मूले पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए भी फार्मूला होता है, समेशन ऑफ n क्यू, ये सब बेसिक फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो ना कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक लिख दिया गया, उसका सम बताइए, तो आप सम बता देते हो फार्मूले में रख के। ये वाला फार्मूला चलता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। इसी तरह समेशन ऑफ n स्क्वायर यानी n नेचुरल नंबर नहीं है, उस पर स्क्वायर लगा हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो उसका सम बताइए, उसके लिए फार्मूले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तभी मैं फार्मूले की चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, ओके, यहाँ तक बातें क्लियर। अब यहाँ पर होगा 2n प्लस 4 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर होगा 2 चौके 8n स्क्वायर प्लस 2 चौके 8n स्क्वायर, यहाँ पर n क्यू होगा। ठीक है, कैसे आप चेक कर सकते हो, ये 4 है, 4 से 2n में करो, 4 दूनी 8 n क्यू, 2 लोग n, यहाँ पे 1 पावर है, कुछ नहीं तो 1 पावर है 3। फिर इस 2 का इससे करो 8n स्क्वायर, फिर इस 4 का इससे करो 4 4 जा 16n स्क्वायर, फिर इससे करो 4 4 जा 16n। ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ तक ये पूरी चीज़ें समझ लोगे, यानी मेरा एक रिजल्ट ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, जब ये रिजल्ट बन के तैयार हो गया तो हम इसको इसी के हेल्प से सॉल्व करना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्या होगा हम नेक्स्ट पीपीटी में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8n स्क्वायर है और ये 16n स्क्वायर यानी 24n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24n स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ।
यहाँ पर आपका क्या था थोड़ा देख लेते हैं हम लोग एक बार, रिकॉल कर लेते हैं। 8n³ प्लस 8n² 24n² 69, ठीक है। एट n³ 24n² प्लस 69, ठीक है। यही था, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये था आपका 69, ठीक है। ये पूरा मुझे जनरल टर्म मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 8 है n³, तो यहाँ पर आप 8 ऐसे ही रखोगे और ये समेशन ऑफ n³ यानी n नेचुरल नंबर है, n³ कोई नंबर होगा, जैसे ऐसे होगा 1q प्लस 2q 3q ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इसका समेशन के लिए आप फार्मूला पड़ेगा, समेशन ऑफ n³ वाले चीज़ों के लिए n ब्रैकेट में n+1/2 का होल क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला पढ़ चुके हो, इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो n की पहचान मैंने कराई थी कि कितने लोग थे, n की वैल्यू 21 थी, कितने टर्म गए थे, n की जगह पर 21 टर्म गए थे, ठीक है। तो सीधे हम फार्मूले पुट करते हैं, तो 21 और n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, सॉरी, ठीक है। ये फार्मूला होता है होल स्क्वायर, ठीक है। तो 21 और ये क्या हो जाएगा 22/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर नेक्स्ट चलते हैं 24n²। अब समेशन ऑफ n² क्या होता है तब समझ सकते हो, जैसे 1² 2² ऐसे आ गया, तो उस समय कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो n ब्रैकेट में n+1 इंटू n+1/6, ठीक है। ये फार्मूला चलता है, आपको याद भी होगा, ठीक है। इस फार्मूले को हम पुट करते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू 21, ठीक है। फिर 21 एक 22, सीधे आप पुट कर सकते हो 21 एक 22। फिर 2n है, यानी 2 21 से 42 एक 43/6, ठीक है। ये सीधे आपका ये हो गया फंडा, ठीक है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब ये लास्ट वाला रहा 16n, यानी n की वैल्यू सम ऑफ नेचुरल नंबर, n ब्रैकेट यानी n ब्रैकेट में n+1 यानी 22/2, ठीक है। देखिए ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि 1q 2q 3q ऐसे करके नंबर लिखेंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला है, तो ये होगा n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, क्लास 11th में होगा शायद, ठीक है। समेशन ऑफ n² ऐसे 1² 2², तो उसके लिए ये रहा n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6 ये रहा, ठीक है। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा। और नेचुरल नंबर का जानते हो n ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर लगा सकते यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनली जो रिजल्ट होगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। बातें क्लियर। मुझे कंसेप्ट बताना था कि आप कैसे इन क्वेश्चनों को अप्रोच करोगे, ठीक है। अब सॉल्व करने का टेक्निक आप खुद जानते हो कि 11 कटेगा, फिर यहाँ से देखो 6 से 6 4 24, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो फाइनली आप इसे सॉल्व करके आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर होगा कि एक कार है जिसमें कि 4 व्हील है, ठीक है। आप एक बार पढ़ो उसको, ठीक है, कि एक कार है जिसमें कि 4 व्हील है और एक और व्हील है जो कि जिसको हम स्टेपनी बोलते हैं, ठीक है। स्टेपनी आप समझते हो पीछे कार में रखा गया होता है, जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें खोल कर लगा लेते हैं, एक तरह से वो पहिया ही है, यानी टोटल मिला के 5 व्हील है उस कार में, ठीक है। और उस कार का जो डायमीटर है पहिए का 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात है क्लियर। और वो यह बोला गया है कि 20 रिवॉल्यूशन करता है 1 सेकंड में। कितना रिवॉल्यूशन करता है, 20 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में, ठीक है। यानी 20 बार पहिया घूमता है 1 सेकंड में। और आपसे बोला गया है कि जो इसका लाइफ टाइम है ना पहिए का लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम है 40 आवर्स, यानी 40 घंटे तक पहिया आराम से चलता है, उसके बाद पहिया चलना बंद कर देता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस इस कार से जा सकते हो, ठीक है, इस कार से जा सकते हो, ठीक है। भाई 4 पहिया तो ऑलरेडी है कार में, लेकिन एक स्टेपनी भी है, एक वो भी पहिया हो गया, 5 पहिया है, तो आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकते हो, ठीक है। आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 व्हील और एक और व्हील, कुल मिला के 5 व्हील हो गया, ठीक है।
तो अगर मैं आपसे बेसिकली बात बोलूँ कि आपके पास अगर एक साइकिल है तो साइकिल में 2 पहिए हैं, ठीक है। इसका नाम ए वाला पहिया, इसका नाम बी वाला पहिया, और हर एक पहिए की कैपेसिटी 20 आवर है। 20 आवर इसकी है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, यानी 20 घंटा ये पहिया चलता है, 20 घंटा ये पहिया चलता है, ठीक है। और एक और पहिया आपको दिया गया जिसका नाम सी था, उसकी भी कैपेसिटी कितनी है, 20 आवर है, ठीक है। अब आपको इन तीनों पहिए के हेल्प से साइकिल चलाना है और कितना मैक्सिमम आवर आप जा सकते हो, बस यही क्वेश्चन है। जैसे मैक्सिमम आवर में पता करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो 5 पहिए हैं, तो इस 5 पहिए की मदद से हम कितना मैक्सिमम आवर जा सकते हैं। जितना अधिक हम मैक्सिमम आवर जाएंगे वही हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस को बताएगा, यानी अधिकतम दूरी बताएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आवर कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे बोलूँ कि यहाँ पर चलो भाई ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। अगर इन दोनों को 10-10 घंटा हम चला लेते हैं, ठीक है, चल गए, फिर एक बार बी को चलाते हैं, फिर सी को 10 घंटा, फिर इसी प्रकार सी को और ए को चलाते हैं, कितना, 10 आवर, ठीक है। अब चेक कर सकते हो, ए 10 घंटा यहाँ पर चला बी के साथ, फिर ए किसके साथ चला, सी के साथ 10 घंटा, तो ए का कोटा खत्म। अब बी का कोटा चेक कर लो, बी 10 घंटा, फिर यहाँ पे 10 घंटा, बी का भी कोटा 20 घंटा खत्म। क्योंकि फाइनली यही तो बोला गया है कि तीनों पहिए का जो लाइफ टाइम है 20 घंटे, यानी 20 घंटे तक आराम से चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे हम अगर चलाते हैं तो ये मैक्सिमम कितने घंटे तक चलेंगे, 30 आवर्स। तो ये मैक्सिमम कितने घंटे तक चलेंगे, 30 आवर्स, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि आप पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लास 11 में एक चैप्टर है कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन में क्या बनाया जाता है कि अगर आपके पास 3 चीज़ हैं और उस 3 चीज़ में से आप 2 चीज़ ले रहे हो तो 3 कॉम्बिनेशन 2 होगा, यानी 3 फैक्टोरियल माइनस 3 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, तो 3 पेयर देखो ये मैं बनाया हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 5 लोग हैं तो एक साथ पहिए कितने होंगे गाड़ी में, 4, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशन आपका आएगा, ठीक है। बात है क्लियर। तो पहिए को 5 कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस टिपिकलिटी को दूर करने के लिए हम एक शॉर्टकट रूल अपनाएंगे, ठीक है। इसका भी 5 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे साइकिल में 3 कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 2 3, तो हमें आइडिया लग गया कि 30 घंटे मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, आइडिया लग गया। लेकिन अब पहिया में 5 कॉम्बिनेशन बनाते में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए एक शॉर्टकट बनाया गया। शॉर्टकट वो क्या है तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पीपीटी में, ठीक है। देखिए भाई, आप 3 पहिया था, 3 व्हील था, तो आप मैक्सिमम 30 आवर्स आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा करेंगे क्या कि आप एक पहिए का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 20 आवर्स। तो कितने पहिए हैं, 3, लेकिन एक बार में कितना पहिया जाएगा, 2 पहिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 आवर्स, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका कार है उस कार में कितने पहिए हैं, टोटल 5, और हर एक कार की कैपेसिटी क्या है पहिए की, 40 आवर। आप देख चुके थे कि लाइफ टाइम एक पहिए कार का क्या था, 40 आवर्स, ठीक है। कार वाला, ये साइकिल वाला कहानी थी, ठीक है, आप समझ सकते हो। और इसको एक बार में कार में कितने पहिए चलेंगे, 4, तो मैक्सिमम कितने आवर्स तक कार चलेगी, 50 आवर। यानी मैक्सिमम आवर्स जो कार चलेगी दैट इज़ 50 आवर्स, ओके। यानी मैक्सिमम आवर कितनी चलेगी, 50 आवर्स। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमको बताना है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये कंफर्म है कि 50 घंटे तक चलेगी। तो डिस्टेंस का मतलब टाइम इंटू स्पीड। भाई स्पीड क्या है ये भी तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब से अगर मैं बोलूँ पेरीमीटर क्या होगा तो बोल सकते हैं पाई इंटू डी या 2πr होता है। आपको कंसेप्ट मालूम होगा। पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। सॉल्व किया 44 सेंटीमीटर, ये डायमीटर आ गया। यानी जब पहिया एक रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना जाएगा, 14 सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में। जब एक रिवॉल्यूशन करोगे तो 14 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओगे। आपको कितने रिवॉल्यूशन करने हैं, 20 रिवॉल्यूशन। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो कितना दूरी जाओगे, 20 × 14 दैट इज़ 280 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। यानी 1 सेकेंड में आप कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओगे, 280 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई एक रिवॉल्यूशन है क्या, जैसे पहिया यहाँ पर था, पहिया हो नाचते हुए यहाँ चला गया, तो ये एक जो दूरी है ना एक रिवॉल्यूशन की, यानी एक रिवॉल्यूशन की दूरी ही क्या कहलाएगी, आपकी
14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक रिवॉल्यूशन, नाच कैसे यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में आप एक पेरीमीटर के बराबर जाओगे। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। तो 1 सेकंड में आप 280 सेंटीमीटर जा रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार आप 50 हावर्स में कितना जाओगे, बस यही क्वेश्चन था। तो 50 हावर को पहले सेकंड में बदल लो, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी ये पूरा क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। और 1 सेकंड में आप कितना जा रहे थे, 140 जा रहे थे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो तो 40 था कि नहीं, ठीक है। तो चेक कर सकते हो, सॉरी 280 था, ठीक है, ठीक है। तो 1 सेकंड में आप कितना जा रहे थे, 280 जा रहे थे, ठीक है। तो आप समझ गए डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर आप चाहते हो मीटर में आंसर दे रहा तो इसको 100 से डिवाइड कर देना, क्या बन जाएगा 2.8 मीटर, और मल्टीप्लाई कर देना सभी को, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस ये रहा। डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हो, टाइम इंटू स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे क्या सेंस है कि 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर या मीटर जा रहा था गाड़ी, बस यही सेंस है ना भाई। स्पीड होता क्या है, पर सेकंड में आप कितना मीटर आगे गए या कितना यूनिट दूरी गए आगे, ठीक है। बातें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो वो आपके अपने स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर 3 भाई हैं, जिसका नाम है, एक का नाम ए और दूसरी का नाम है बी, ठीक है, और तीसरे का नाम सी, ठीक है, आर ब्रदर, ठीक है। जब ये भाई हैं तो इनके एज का रेशियो, यानी किसका रेशियो, एज का रेशियो, ए रेशियो बी प्लस सी 4:5 दिया है, यानी एज का रेशियो हो रहा है, यानी पूरी कहानी एज की रेशियो पे है, ठीक है। और B का रेशियो A प्लस सी से है 5:7, ठीक है। तो फाइनली आपसे पूछा है कि इनमें से कौन बड़ा है और तीनों के बीच के रेशियो कौन है, क्या है, हु इज़ द एल्डर, कौन बड़ा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3 भाई हैं ABC, और उनके एज का रेशियो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और A रेशियो B रेशियो C पूछा है, और हु इज़ द एल्डर, कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए और इसे सॉल्व जरूर करें, ठीक है। तो आपने सॉल्व ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पे A है, B है, C है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 9x। बोलोगे कि A प्लस B प्लस C 9x। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये 12y हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा वेरिएबल लेंगे यहाँ पर A प्लस B प्लस C, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों लोग सेम है ना, यानी 9x किसके बराबर होगा, 12y के बराबर, ठीक है। तो इतना x और y लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम x और y बिना हटाए कुछ सिंपलिसिटी करेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, तो देखिए हम यहाँ पर 9 और 12 है ना, x और y को भूल जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, A प्लस B प्लस C 9 यूनिट्स, A प्लस B प्लस C 12, ठीक है। हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं 36, यानी इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी 36 के बराबर होगी, ठीक है। अब 9 से कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 4, 9 4 जा 36, ये कितनी बार में, 3 बार में, 9 3 जा 36, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें नहीं करेंगे, जो इसका इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था इसमें, A रेशियो B प्लस C, ये इक्वेशन था, इसमें 4 से करेंगे, और 3 से किस में करेंगे, B रेशियो A प्लस C, ठीक है। देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं उस तरीके से करता x और y मान के तो ये लेंदी हो जाता, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट करने के लिए ऐसा इजीली तरीका लगाया, ठीक है। ये हमें आना भी चाहिए कि ऐसे हम इजीली शॉर्टकट करें, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, 4a, ठीक है, 4a तो देखिए अब क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C 36 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
A/B/C किसके बराबर था? 4/5 के बराबर था। और ये किसके बराबर था? 5/7 के बराबर था। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये किसके बराबर था, पीछे आप देख लो एक बार। ठीक है, देखिए A/B+C 4/5 के बराबर, B/A+C किसके बराबर? 5/7। इसी में हम 4 से करेंगे और इसमें 3 से। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4/5 है, 5/7 है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? A/B+C 4×4 = 16, 4×5 = 20। क्योंकि भाई 4 से किस में करना है? इसी रेशियो में तो करना है, क्योंकि ये 4/5 है। और 3 से किस में करना है? इसमें करना है। यानी एक और इक्वेशन होगा B/A+C 15/21। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अब आपको निकालना आसान हो गया। ठीक है, कैसे? देखो 3 लोगों को जोड़ा 36, ए अकेला कितना है? 16। तो ए अकेला 16 है और B+C कितना है? 20 है। यहाँ पर B अकेला कितना है? 15। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ए हो गया 16, B हो गया 15, B हो गया 15। तो ए ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? सॉरी, C कितना हो जाएगा? C आपका हो जाएगा 5 का। हो जाएगा ना? चेक कर सकते हो। A 16 का, ठीक है, B 15 का। देखो B यहाँ से 15 का, ठीक है, B 15 का। ठीक है, तो 16, 15, 31 और टोटल 36 है। तो C कितने का हो जाएगा? 5 का। तो हु इज़ ए एल्डर? तो एल्डर कौन है? ए इज़ ए एल्डर। ठीक है, ए क्या है? एल्डर। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा। इसमें बोला क्या है कि एवरेज जो है ना 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो एवरेज क्या है? ए है। ठीक है, एवरेज वो क्या है? ए है। ठीक है, आपसे ये बोला गया है और आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट 9, यानी जो नेक्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे उनका एवरेज क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा नेक्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो पहले 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपने लिया और उसका एवरेज क्या गया? ए। और जैसे ही आपने 9 और आगे जाते हो तो आपका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो इसका मैं आंसर सीधे अगर डायरेक्ट बोलूँ तो मात्र 1 सेकंड का आंसर है A+9। ठीक है, आप बार करके निकल जाओगे। ठीक है, तो ये कैसे आंसर आया? तो ये आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं 3 नेचुरल नंबर की बात करूँ 1, 2 और 3। ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालने का प्रयास करूँ तो मैं क्या करता हूँ? जोड़ता हूँ। तो जोड़ने पर 6/3 दैट इज़ 2। 2 यहाँ का है? बीच वाला है, बीच वाला है। ठीक है, जनरली बीच वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कोई भी नेचुरल नंबर मतलब 5 ठे ले लो, 1, 2, 3, 4, 5। अब पाँचों को जोड़ो तो 15 और 5 से डिवाइड करो 3। तो ये भी तो एवरेज बीच ही वाला आया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नेचुरल नंबर लोगे, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, जैसे एक के बाद क्या आएगा? नेचुरल नंबर 2, ये सब क्रमागत कहलाते हैं। ठीक है, तो उनका एवरेज जो होता है वो बीच वाला होता है, मिडिल टर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मिडिल टर्म क्या होगा? ए, यानी 5वां टर्म। भाई 9 लोग लगा दोगे तो 5वां टर्म क्या कहलाएगा? ए। वही तो एवरेज है, सिंपल सी बात है। कि कोई भी अगर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ऑड मतलब 9, 3, 5, तो बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा। यानी जो 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसमें 5वां टर्म क्या है? ए। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? 5वां टर्म ए है। तो 5वां टर्म अगर आपका ए है, 5th टर्म इज़ ए। ठीक है, तो 9वां टर्म क्या होगा? 9th टर्म। तो आप सिंपली बोल सकते हो 9th टर्म इज़ A+4। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 4 जोड़ोगे तो 9वां टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट 9, यानी इसी के बाद नेक्स्ट 9 लोगों की बात की जा रही है, नेक्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट 9 कौन होंगे? तो ऐसे होंगे नए लोग। ठीक है, तो उसमें बीच वाला कौन होगा? 5वां होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5वें तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1, 2,
3 और एक और होगा 4, एक 5, ठीक है, और 5 इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा a + 9, दैट इज योर आंसर एवरेज, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि अगर कभी भी नेचुरल नंबर मिले और वो नेचुरल नंबर ऑड हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, तो उसका एवरेज क्या होता है, बीच वाला होता है। बीच वाला मतलब 7 है तो 4, चौथा वाला, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि 11 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज x है, तो नेक्स्ट 15 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, नेक्स्ट 15। तो भैया आपने बोला कि 11 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का x है, ठीक है, तो x कौन सा टर्म होगा, 6 वाला टर्म होगा, ठीक है। अब 15 आगे बोल रहे हो, तो 15 आगे बोलने का मतलब पहले हमें 11वां जाना पड़ेगा, तो 11वां टर्म क्या होगा, x + 5, क्योंकि 5 जोड़ देंगे तो 11वां टर्म आ जाएगा ना। फिर 11 से हमें 15 नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 15 नेचुरल नंबर में 8वां होगा, तो फिर इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी x+, ठीक है, आपका 13 आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3000 रुपये का कोई मैंने सामान खरीदा जिसमें 2 सामान मुझे मिले थे, ठीक है। अब दोनों सामान को तो मैं लाने के बाद मैंने पहले वाले आर्टिकल को 20% फ़ायदे में बेच दिया, ठीक है, प्रॉफिट में, और दूसरे वाले सामान को मैंने 10% लॉस में बेच दिया। लॉस मतलब घाटे में बेच दिया, ठीक है, 10% लॉस में बेच दिया। तो आपसे पूछा है क्या है, बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ पहला सामान क्या होगा अगर फाइनली मुझे नो लॉस होता है, नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन, यानी नाइदर लॉस नॉर गेन, ठीक है, यानी ना ही मुझे घाटा होता है और ना ही मुझे फ़ायदा होता है, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप बताइए पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आप प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ठीक से करेंगे। देखो, जब भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप पढ़े होगे एलिगेशन का एक कंसेप्ट, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि हम एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन कैसे लगता है, सेम टाइप के चीज़ के बीच में, जैसे अगर मान लो यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है, यानी प्रॉफिट वाला तो प्लस, और यहाँ पर लॉस की बात हो रही है तो माइनस। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रहता है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, और इन दोनों का एवरेज कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो आपको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आप 0% के मालिक हो, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ बिजनेस में, ठीक है। देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू, और ये एवरेज, इन दोनों के बीच की, तो मैक्सिमम माइनस बीच वाला क्या हो जाएगा 20, फिर रेशियो मैक्सिमम अभी ये हो गया, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कौन होगा, ये, तो 0 - 10, यहाँ पर 10 बचेगा, आप चेक कर सकते हो। तो फाइनली रेशियो क्या आएगा, 1:2। अब ये 1:2 है क्या भाई, तो 1:2 आप 3000 में कोई चीज़ खरीद के लाए थे ना, तो इसी 3000 को CP बताने वाला है, यानी पहले आर्टिकल का CP 1:2 का होगा, दूसरे आर्टिकल का CP 2:2 का होगा, ठीक है। तो फाइनली हम करेंगे क्या, 3000 में 3 यूनिट्स के बराबर है, तो 1 यूनिट्स किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। तो पहला आर्टिकल का CP क्या होगा, फर्स्ट आर्टिकल CP विल बी 1000 रुपीज़, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। तो SP निकालना है ना पहले आर्टिकल का, तो पहले आर्टिकल पर आप कर क्या रहे हो, फ़ायदा, प्रॉफिट, तो 1000 CP/100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 125 हो जाएगा, 125 सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा 1250, ठीक है। तो पहले आर्टिकल को कितने में सेल किया गया, 1250 में, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये पूछा गया था कि आप सेलिंग प्राइस बताइए पहले आर्टिकल का, ठीक है, बातें क्लियर, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। सॉरी, यहाँ पर 20% था, फ़ायदा 20% था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सही कर लीजिए। 1200 रुपये में पहले आर्टिकल को 1200 में बेचा गया, ठीक है, बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।